नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसके किस्से कहानी हमने बहुत सुने हैं, लेकिन आज के सेशन में हम उस आदमी से आपको साक्षात्कार दिलवा रहे हैं जिस आदमी ने खुद ने मोसाद का कहर झेला है। आज चर्चा है मोसाद के बारे में। मोसाद जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी के नाम से जानी जाती है, वही मोसाद जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अपने दुश्मनों को पाताल में भी नहीं छोड़ती। उस मोसाद पर दुनिया ने सवाल उठाए थे जब इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला हुआ था हमास का। कहा गया था कि यह मोसाद का फेलियर था कि इजराइल पर हमला हो जाता है और मोसाद को पता ही नहीं चला कि उसके जस्ट बगल में इतनी जबरदस्त तैयारी हो रही है। प्रश्न उठने लगे थे कि इजराइल की जो दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी कही जाती है मोसाद, क्या वो फेल मार गई? इसने अपने द्वारा अपने खिलाफ बने इस सेंटिमेंट को जब पलटना शुरू किया तो सब तरफ मोसाद मोसाद होने लगा। मतलब कुछ इस तरह से हुआ कि लोगों ने इनके द्वारा किए गए कृत्यों को जब बाद में होते देखा, जहां एक बार आपकी फेलियर की बातें हुई, लेकिन जब आपने फेलियर को सक्सेस में बदला तो हर तरफ मोसाद, वहां मोसाद, वहां मोसाद होने लगा। क्यों? क्योंकि चाहे इस्माइल हानिये की मौत हो, ईरान में बैठे हमास के लीडर की मौत हो, या फिर हिजबुल्लाह के नेता नसरल्लाह की मौत हो, साथ ही साथ चाहे पेजर धमाके हों, हर तरफ एक ही बात कि मोसाद ने कमाल कर दिया है। मोसाद ने इजराइल में रहते रहते दुश्मनों को जहां जहां छुपे हुए हैं, चाहे ईरान में हो, चाहे गाजा पट्टी में हो, चाहे लेबनान में हो, उन्हें पटकनी दे दी है। इसका मतलब मोसाद ने अपने खिलाफ बने सेंटिमेंट्स को तो पलट दिया। यह खबर तो आज की है, लेकिन विचार कीजिए कि जिस ईरान के अंदर इस्माइल हानिये मारा गया हो, या जिस ईरान के कहने पर नसरल्ला लेबनान में बैठकर इजराइल पर गोले दाग रहा हो, उस ईरान के भीतर का या ईरान का पूर्व राष्ट्रपति खुद ये कहे कि साहब, ये इजराइल वालों ने हमारे अपने आदमी खरीद लिए थे, इन इजराइल वालों ने हमारे अपने जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उन्हीं को डबल एजेंट बना दिया था। चर्चा है इन व्यक्ति की जिनका नाम है अहमदीनेजाद। जिस तरह से इब्राहिम राइसी या फिर आज के समय पर पजेश्कियन राष्ट्रपति हैं ईरान के, ऐसे ही अहमदीनेजाद ये ईरान के राष्ट्रपति हुआ करते थे। हाल ही में तुर्की के अंदर CNN तुर्क को दिए गए अपने साक्षात्कार में इन्होंने स्वीकार किया कि ईरान के अंदर जो जासूस हमने मोसाद की जानकारी रखने के लिए लगाए थे, और उस इंटेलिजेंस विंग, जैसे भारत की इंटेलिजेंस विंग रॉ है, जिस तरह से पाकिस्तान की ISI है, ऐसे ही ईरान ने अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई थी मोसाद पर नजर रखने के लिए, उस एजेंसी का जो टॉप था, जो हेड व्यक्ति था, उसका जो हेड कमांडर था, वो खुद मोसाद का एजेंट बन गया। इतना ही नहीं, जो एजेंसी मोसाद पर नजर रखने के लिए हमने लगाई थी, उस एजेंसी के 20 लोग, उस कमांडर के जस्ट नीचे के जो 20 लोग हैं, वो खुद भी मोसाद के एजेंट बन गए थे। ना केवल एजेंट बने, बल्कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सारे दस्तावेज निकालकर इजराइल को सौंप दिए। अदरवाइज आज ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता। अगर कोई और बात करता है तो केवल कयास लगते हैं, लेकिन जब पूर्व राष्ट्रपति ऐसी बात बोल दें तो इस बात में दम ज्यादा लगता है। यही कारण है कि ये फिलहाल सुर्खी बने हुए हैं। टॉप ईरानियन सीक्रेट सर्विस ऑफिसर्स वॉज इजरायली स्पाई, ये सुर्खी जैसे ही आती है दुनिया भर में चर्चा होना शुरू होती है कि इजराइल ने नहीं पता किस किस को कहां कहां अपना एजेंट बनाकर रखा हुआ है। साथ ही साथ अपडेट यह भी है कि लेबनान के अंदर इजराइल की सेना एंट्री कर चुकी है। हम आपको एक एक करके सारी बातें बताएंगे, और अहमदीनेजाद ने जो बातें आज कही हैं वो किस जमाने की कही हैं, किस समय का सेंस है, सारी बातें आपको बताएंगे। और बताएंगे कि वो कौन सा घटनाक्रम था जिस समय पर इजराइल ने ईरान के परमाणु दस्तावेज चुराकर पूरी दुनिया के सामने रख दिए थे। वही कारण था कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक्शन लिया था, और JCPOA जैसा एग्रीमेंट जो P5+1 नेशंस द्वारा ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम के लिए किया गया था, उस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा था। डिटेल में जानते हैं। अहमदीनेजाद जो कि पूर्व ईरानी राष्ट्रपति हैं, तुर्की में एक इंटरव्यू देते हैं। तुर्की में CNN तुर्क, जैसे अपने BBC हिंदी होता है, ऐसे CNN का CNN तुर्क होता है, उसको इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। अपना इंटरव्यू इन्होंने अपनी राजनीति और भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर दिया।
आप ईरान के लगभग 12 साल तक राष्ट्रपति रहे। 2005 से लेकर 13 के बीच कंटिन्यूअस इनका चार्ज रहा। इन्होंने CNN तुर्क को जो अपना इंटरव्यू दिया उसमें इनसे कई सवाल पूछे गए कि सर, जब इब्राहिम राइसी मारे गए थे मई 2024 में, तो सुनने में आया था कि आप दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहते थे। इन्होंने कहा, मैंने पजेश्कियन के साथ साथ दावेदारी पेश की थी, लेकिन मेरी दावेदारी रद्द कर दी गई। किन्होंने कर दी? ऑब्वियसली खमेनेई ने की थी, क्योंकि इनको पजेश्कियन के खिलाफ चुनाव लड़ना था और खमेनेई चाहते थे कि पजेश्कियन ईरान के राष्ट्रपति बने, तो अहमदीनेजाद को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया गया। इन्होंने अपने इंटरव्यू में सारी बातें करते हुए कहा कि ईरान के अंदर जो कुछ घटित हुआ, क्या क्या घटित हुआ, कासिम सुलेमानी का मारा जाना हो, इब्राहिम राइसी का मारा जाना हो, या फिर जो इनके फकीर जादे जो इनके परमाणु कार्यक्रम के हेड थे उनका मारा जाना हो, बोले ये सब कहीं ना कहीं पूरे पहले से ही प्लान था इजराइल के द्वारा। इनसे जब पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि इब्राहिम राइसी की भी मौत पेजर धमाके में हुई हो, तो इनका कहना था कि देखिए, जो भी ईरान के अंदर दुर्घटनापूर्ण स्थितियां हुई हैं, इब्राहिम राइसी कहिए या फिर जो इस्माइल हानिये जो इजराइल का जो उसका चीफ था, हमास का चीफ था, इनका मारा जाना हो, मोसाद क्या क्या कर सकती है, बोले इसका नमूना केवल इससे अंदाजा लगा लो कि एक बार की बात है, आज से 6 साल पहले की बात है, वर्ष 2018 की बात है, जिस समय इजराइल के मोसाद ने हमारे खुफिया एजेंट्स को खरीद लिया। हमारे एजेंट्स को खरीदकर हमारे जो टॉप ऑफिशियल्स थे उन्हें अपना एजेंट बना लिया, यानी हमारे एजेंट डबल एजेंट हो गए, क्रॉस एजेंट हो गए, उनकी एजेंट की तरह काम करने लग गए और उन्होंने हमारी सारी जानकारी तिजोरियों से चुरा करके निकाल दी। अब ये किस जगह की बात हो रही थी? देखो, बात है वर्ष 2018 की। 2018 में नेतन्याहू ने दुनिया को कहा था कि ईरान दुनिया से झूठ बोल रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा। अब इस बारे में थोड़ा और इतिहास में लेकर चलता हूं। देखो, ये आपको नेतन्याहू की एक तस्वीर दिखा रहा हूं जिसमें नेतन्याहू 2018 में दुनिया के सामने ईरान का भांडा फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। अब बात क्या थी उसको समझते हैं। देखो, क्या था कि दुनिया भर में जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं वो अपनी परमाणु शक्ति बढ़ा रहे थे। परमाणु शक्ति के अंदर भारत भी एक देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। इन परमाणु हथियार शक्ति संपन्न देशों में ईरान भी चाहता था कि इसके पास परमाणु हथियार हो, कि चोरी छुपे कहीं से जुगाड़ लगा के परमाणु हथियार बना रहा था। इसके बारे में इजराइल के मोसाद को पता चला। ऐसे ही अमेरिका की तरफ से अमेरिका की खुफिया एजेंसी को पता चला। इनको पता चला तो इसको एक अलग तरीके का लालच दिया गया। वर्ष 2015 में जब ओबामा का शासन हुआ करता था तो इन्हें एक लालच दिया गया और कहा गया कि आप एक काम क्यों नहीं करते। बोले बताइए। बोले आप हमारे साथ में एक एग्रीमेंट कर लो अमेरिका के साथ। बोले सर क्या एग्रीमेंट है? बोले एक एग्रीमेंट करते हैं जिसे नाम दिया जाएगा JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एटॉमिक एनर्जी। इसमें क्या था? बोले इसमें हम परमाणु शक्ति संपन्न जो 5 टॉप कंट्री हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, +1 के अंदर यूरोपियन यूनियन इंक्लूडिंग जर्मनी। बोले हम 6 देश मिलकर के आपके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं। आपके जो परमाणु कार्यक्रम चल रहे हैं आप उन्हें चलाते रहिए और उन परमाणु कार्यक्रमों में हम आकर के ये 5 देश और इन्होंने 6 देश इन्होंने ईरान के साथ एग्रीमेंट किया और कहा कि आपके जो परमाणु कार्यक्रम ईरान में चल रहे हैं उन कार्यक्रमों को हम ऑब्जर्व करने के लिए IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है, जो कि एटॉमिक एनर्जी को लेकर काम करती है, जिसका मुख्यालय वियना में है, उसको हम निगरानी करने भेजेंगे। वो आपके यहां पर आएगी, जहां जहां आप परमाणु रिएक्टर्स का काम कर रहे हैं वो उन्हें चेक करेगी। ईरान ने कहा मुझे बदले में क्या मिलेगा? बोले आपको बदले में एनरिच्ड यूरेनियम मिलेगा जिससे आप न्यूक्लियर रिएक्टर चला सकते हैं। बोले न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने से क्या होगा? बोले न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगी। बोले मैं एनर्जी का क्या करूंगा, मेरे पास तो तेल और गैस खूब है। बोले एनर्जी तो आपको मिल ही रही है, साथ में हम आपके ऊपर से सैंक्शंस हटा देंगे, इससे ईरान की तरक्की होगी। ईरान ने लगा कि यार कम से कम चलो इनसे दुश्मनी मोल लेने से अच्छा है दोस्ती कर लेते हैं। ईरान ने दोस्ती कर ली। इजराइल को यह दोस्ती पसंद नहीं आई क्योंकि ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। इजराइल ने कहा कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर ली इसके साथ दोस्ती करके। बोले क्यों? बोले अब तो ये यूरेनियम जो इसको मिलेगा उसका भी न्यूक्लियर बम बनाएगा, क्योंकि एनरिच यूरेनियम ही न्यूक्लियर बम में चाहिए होता है। आप इसको रिएक्टर के लिए देंगे, ये बम में उसको उपयोग में ले लेगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इजराइल को अपनी बात को सत्य सिद्ध करना था। तो इजराइल ने क्या किया, 2017 में अपने खुफिया एजेंट्स को
कहा कि ईरान के खुफिया एजेंट्स को खरीदो। ईरान के खुफिया एजेंट्स को खरीदा गया और उन्हें खरीद करके इस तरह से कन्वर्ट कर दिया गया कि वो इजराइल के लिए काम करने लगे और कहा गया कि देखो अब तुम्हारे ऊपर कोई डाउट नहीं है क्योंकि तुम्हारी और अमेरिका की मित्रता हो चुकी है, तुम्हारे ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगा हुआ है, तुम एक काम करो, अब ये ढूंढ कर लाओ कि क्या ईरान वाकई में न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है। उन लोगों ने पूरी खोजबाल करके वो जानकारी जुटा ली जहां ईरान के तिजोरियों में हजारों कागज रखे हुए थे न्यूक्लियर बम को बनाने के, जहां ये सीक्रेट जगह थी जहां पर बम बन रहा है उसकी सारी लोकेशंस रखी हुई थी। इजराइल ने अपने खुफिया एजेंट्स से, ईरान की मदद से, ईरान के खुफिया एजेंट्स की मदद से आज से 6 साल पहले वो सारे दस्तावेज चुरा लिए। अब सुनो, ये दस्तावेज चोरी हुए और इन दस्तावेजों को चोरी करके जो ये बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इन्होंने चोरी करके इजराइल मंगा लिया और इजराइल मंगाकर दुनिया के सामने सारे दस्तावेज खोल के रख दिए कि देखो तेहरान के अंदर फला जगह से हमारे द्वारा वेपन वो डॉक्यूमेंट्स लाए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स लाए गए हैं और दुनिया का कोई भी देश अगर आकर हमारे पास इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहता है तो ये सारी की सारी मैं पीपीटी चला रहा हूं, देख लो इन लोगों ने क्या किया है। भाई साहब, ट्रंप तब सरकार में आए थे। ट्रंप ने 1 लाख से अधिक पेज वाले इस दस्तावेज को कंफर्म किया कि यार ये तो गजब कारनामा कर दिया, आप उनके न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट चुरा कर ले आए। तो बोले भाई अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट सही हैं, तो अमेरिका ने क्रॉस चेक किया, डॉक्यूमेंट सही निकले। जब डॉक्यूमेंट सही निकले तो इन्होंने सारे यूरोपियन ऑफिशियल्स को बुलाया नेतन्याहू ने कि आ जाओ और चेक कर जाओ, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता जाओ, मैंने सारी खुफिया जानकारी निकाल ली है। भाई साहब, जब ये सारी जानकारी निकाल लिए तब जाकर ट्रंप महाशय इस बात पर अथंत खफा होते हैं और खफा होकर के ईरान के ऊपर काट सा लगा देते हैं, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट, और कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो हमने JCPOA एग्रीमेंट किया था मैं उसे रद्द कर रहा हूं। और ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से उसे रद्द कर दिया। तो इजराइल का कारनामा था जिसने ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को रोका और ट्रंप से इनके ऊपर सैंक्शंस लगवाए, ऐसे सैंक्शंस कि ईरान तब से सैंक्शंस के बोझ तले लदा पड़ा है, दुनिया का सबसे अधिक सैंक्शन झेलने वाला देश बना हुआ है। यह था मोसाद का पहला बड़ा कारनामा जो ईरान की आज की दशा के लिए जिम्मेदार है। तो पॉइंट समझ में आया। अहमदीनेजाद से यही पूछा गया कि आज के जमाने में कह रहे हैं कि मोसाद ने पेजर धमाके करके हिजबुल्लाह की नींवें हिला दी, तो उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है, वो आज से 6 साल पहले ऐसे कारनामे कर चुका है, ये तो कोई बड़ा कारनामा है ही नहीं। ईरान की जो फाइनेंशियल स्थिति खराब हुई है इसके लिए मोसाद 6 साल पहले गुल खिला चुका है, अभी तो कोई बात करनी ही नहीं चाहिए इस बात पर। बोले इसके बाद में तो कासिम सुलेमानी का मारा जाना हो या फकीर जादे का, ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम साइंटिस्ट था उसका मारा जाना हो, बोले ये तो उसके सारे राइट हैंड के काम है। हमने अपनी तरफ से कहा था, आपको याद होगा ईरान ने बकायदा प्लानिंग की थी कि हम ट्रंप को मरवा देंगे। ये सारी प्लानिंग मोसाद बहुत पहले से कर चुका था कि तुम क्या सोच सकते हो, क्या कर सकते हो, ये सारी बातें वो ऑलरेडी जानता था। यही कारण है कि आज जब मोसाद ने इस्माइल हानिये, इब्राहिम राइसी, नसरल्ला, इन सब का जिस भी तरीके से बदला लिया, वो बदला आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इवन इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर का ब्लास्ट हो जाना, उसके बारे में तो लोगों का ये कहना है कि पेजर धमाका ही जो इनके ईरान के राष्ट्रपति थे उनके हेलीकॉप्टर में हुआ होगा जिससे ये मारे गए होंगे। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए इजराइल की ये सब बातें इसलिए ज़्यादा मायने रखती हैं क्योंकि फिर से एक चर्चा चल रही है और वो ये कि ईरान चुप क्यों है। हमास के केस में चुप बैठा रहा है, हिजबुल्लाह के केस में तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, हूतियों पर गोले चल रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है ईरान उड़ता हुआ मिसाइल खुद के ऊपर नहीं लेना चाहता। बोले क्यों? क्योंकि अगर वो गलती से अब हिजबुल्लाह के पक्ष में बोलने चला गया तो इजराइल तो खाली बैठा है, उसको दुश्मनी नहीं दिख रहा, उसको उधर की तरफ नसरल्ला खत्म दिख रहा है, इधर हानिये खत्म दिख रहा है, याहिया सिनवार खत्म दिख रहा है, तो लड़ाई किससे लड़े? तो बोले इसको ईरान पर हमला करने का मौका मिल जाएगा, इसलिए ईरान चुप है क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया है। ऐसे में अहमदीनेजाद का यह मैसेज यह दर्शाता है कि ईरान में बहुत गहराई तक मोसाद का अपना कंट्रोल है। और यह बात तब ज्यादा प्रूव हो जाती है जब अहमदीनेजाद का तो वीडियो आता ही है, इसके तुरंत बाद नेतन्याहू का वीडियो आता है और नेतन्याहू कहते हुए पाए जाते हैं ईरान के लोगों से, मैं सुनवाऊंगा, वो कह रहे हैं कि ईरान वालों मेरी दुश्मनी आपसे नहीं है, हम लोग यहूदी हैं और तुम लोग पर्शियन हो,
पर्शियन और यहूदी लोग दुनिया के अंदर बहुत शांति ला सकते हैं। ये तो कुछ लोग हैं जो तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन लोगों को मर जाना चाहिए। मैं तो आपके साथ हूं, मैं चाहता हूं कि आपका देश तरक्की करे। कुछ लोगों ने आपको अपनी पपेट बना रखा है, वो लोग आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। असल में वो खैमनेई के खिलाफ भड़का रहे हैं जनता को। मतलब सोचो, उधर वो लेबनान से झगड़ा चल रहा है, उससे अब फ्री हो लिया वो, अब उसका अगला टारगेट ईरान है। ईरान की जनता से वार्ता कर रहे हैं आज इजराइल के नेतन्याहू, और कह रहे हैं कि देखो तुम अपने आप से समझ लो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारे जो नेता हैं उनका कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हें खामखा बहुत पीछे धकेल रहे हैं, उनको खत्म करते हैं। और मैं आपको बता दूं, मोसाद ने जो कर दिखाया है उसे देख करके तो अब ये डर लगने लगा है कि शायद वो खैमनेई का भी इलाज ढूंढ के बैठे हों कि इसका इलाज क्या करना है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें कोई अतिशोक्ति अलंकार नहीं होगा। जिस तरह से नेतन्याहू इस समय बयान दे रहे हैं, लगता है कि वो मिडिल ईस्ट के अंदर अपने सारे दुश्मनों से बदला लेकर रुकने वाले हैं। ठीक है, खैर एनीवे, इनकी इस न्यूज के आने के बाद दुनिया भर के मीम्स चालू हो गए। लोग मजे लेना शुरू कर दिए कि साहब ईरान वालों तुम तो अब क्या ही लड़ोगे, तुम्हारे एजेंट्स खुद डबल एजेंट हो गए थे, ये तुम्हारे खुद पूर्व राष्ट्रपति बोल रहे हैं, तो अब तुमसे कुछ पूछने की बात नहीं होनी चाहिए। फिर चाहे जो भी हुआ हो वो सब तुम्हारे लिए छोटी मोटी बात है, लोगों का मरना केवल एक मजाक है। ठीक है, भारत के अंदर जब भारत के वो हैं थल सेना अध्यक्ष हैं, उनसे पूछा गया कि सर ये बताइए कि जो इन्होंने पेजर अटैक किया इसको क्या कहेंगे आप। बोले एक मास्टर स्ट्रोक था। इजराइल अपने दुश्मनों का जिस तरह से ट्रीटमेंट करता है और उसमें ये पेजर धमाका एक मास्टर स्ट्रोक था। इसका मतलब भारत जैसे देश की सेना के अध्यक्ष जब इजराइल के इस कारनामे की तारीफ कर रहे हैं तो इजराइल को इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, खैर इनका डॉक्यूमेंट आप जब चाहें सुन लीजिएगा, हमने अपने ट्विटर पर भी डाल दिया है। नेतन्याहू ने फिलहाल के लिए अपने द्वारा लेबनान के अंदर एंट्री करना शुरू कर दिया है। सेना लेबनान के अंदर एंट्री कर चुकी है। इन गांवों को खाली करा लिया गया है। कहा गया है लेबनान में कि भाई देखो अब हम अंदर घुस रहे हैं, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के जो भी थोड़ी बहुत पहचान बची है उसको हम मिटाएंगे। कृपया करके गांव वालों गांव खाली करके चले जाओ, अगर बचोगे तो हमारी इन तोपों का, इन मिसाइलों का आप सामना करोगे और खामखा अपने प्राण से हाथ धो बैठोगे। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने अपनी तरफ से जानकारी दे दी है, साफ कह दिया है कि हम बॉर्डर क्रॉस करके 18 साल बाद 2006 के बाद अब एंट्री कर रहे हैं लेबनान के अंदर, और लेबनान के अंदर एंट्री करके हिजबुल्लाह के जो भी छोटे मोटे बचे हुए ठिकाने हैं उन्हें खत्म करेंगे। अपने आसपास की जो बाउंड्री है उसे साफ करेंगे ताकि भविष्य में इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर जैसा हमला ना हो, क्योंकि 6 दिन बाद ही 7 अक्टूबर आ रही है। ऐसे में ये अपने आप को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर हमला ना हो तो हम दुश्मन को दुश्मन के घर में भी साफ करके आएंगे, हम उसके ऊपर अब ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह हालांकि मना कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इस बीच में सारी तरफ से अमेरिका वगैरह का साथ आ जाता है। और नेतन्याहू का कल रात को आया हुआ यह जो वीडियो है इसके बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। नेतन्याहू के मायनों में कहा जा रहा है कि ईरान वालों, मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट बात कर रहा हूं, आप समझो कि आप लोगों के नेता खराब हैं, आप खराब नहीं हो। मैं कहीं पर भी पहुंच सकता हूं, किसी को भी मार सकता हूं, मेरी रीच कहीं पर भी है। इजराइल ने इस बात को बार बार बोल रहा है, दुनिया में हम कहीं भी कभी भी किसी के पास भी पहुंच सकते हैं। यह है इजराइल, ये बार बार इस बात को बोल रहे हैं। लेकिन ईरान वालों, अगर आप इस युद्ध में नहीं अटकते हैं तो सोच कर देखो कि आप अपने भविष्य को इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, वाटर के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, टूरिज्म के अंदर ना जाने कितनी जगह पर अपने आप की उन्नति को पाएंगे। अच्छा है कि आप अपने राजनेताओं से सेपरेट हो जाएं और हमें अपना काम करने दें। मुझे यह लग रहा है कि ये डायरेक्ट तरीके से जनता से बात करके समझा दिए हैं कि आने वाला जो हमला है हो सकता है जैसे लेबनान के अंदर आपने सुना, ईरान में भी कुछ सुनने को मिले। हालांकि इस समय एक न्यूज़ चल रही है, हमने जस्ट अभी ट्विटर पे पोस्ट की है, आप जाके देखें। अमेरिका ने अलर्ट दिया है इजराइल को कि अगले 30 मिनट में हो सकता है कि ईरान से तुम्हारी तरफ कोई मिसाइल चलकर आए। अब ये अमेरिका प्रोवोक करके मिसाइल चलवाए या फिर खैमनेई से बदला लेने के लिए इजराइल ही ये सारी तैयारी कर रहे हों, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन मैं आपको अपडेट पहले ही दे देता हूं, अगर रात को कुछ घटित होगा तो कल सुबह के हम समाचारों में आपको सुना ही देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारी अपने एप्लीकेशन और अपनी वेबसाइट पर आपके लिए बहुत कुछ है। हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर आपके लिए रोजाना हर फ्राइडे को एक फ्री टेस्ट का आयोजन है। साथ ही साथ तमाम टेस्ट सीरीज, चाहे वो आरआरबी एएलपी की हो, यूपीपीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, साल भर की वैलिडिटी के साथ बहुत ही नॉमिनल कीमत में उपलब्ध है। आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पर आपके लिए रिकॉर्डेड बैचेस उपलब्ध हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के, आप उन्हें एक्सेस करें। साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स जिन्हें आप घर बैठे मंगा सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल कीमत पर बोथ लैंग्वेजेस में आपके लिए उपलब्ध हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।